नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और आज बात करेंगे राजनीति में ग्लैमर की एंट्री पर। फिल्म इंडस्ट्री में कई सितारे ऐसे हैं जो अपना फिल्मी करियर संभालने के साथ साथ राजनीति में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। इंडस्ट्री और राजनीति का रिश्ता काफी पुराना है और इस बार भी बॉलीवुड में कंगना रनौत से लेकर हेमा मालिनी तक बड़े बड़े सितारे लोकसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों से खड़े होने की तैयारी कर चुके हैं। इस बार कंगना रनावत राज्य हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अरुण गोविल मेरठ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ हेमा मालिनी अपने 15 सालों के पॉलिटिकल करियर में 2 बार से मथुरा से सांसद रह चुकी हैं। अब लगातार तीसरी बार वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मथुरा से एक बार फिर लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है। तो वहीं अगर बात करें भोजपुरी एक्टर्स की, तो यहाँ पर भी रवि किशन 2024 में गोरखपुर से और भोजपुरी सिंगर एक्टर मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से ही लोकसभा चुनाव लड़ने की लिए अपनी कमर कस चुके हैं। वही बात करें तृणमूल कांग्रेस की, तो यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा 2024 में आसनसोल पश्चिम बंगाल से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और सयानी घोष जो हैं वो बंगाली फिल्मों और टेलीविजन एक्ट्रेस हैं जो अब पश्चिम बंगाल के जादवपुर से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने की तैयारी कर रही हैं। तो वहीं कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं पर भरोसा जताती नजर आ रही है। अब सवाल ये कि क्या पार्टियों में सेलिब्रिटीज की एंट्री चुनाव में जीत दिला पाएगी, और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ वेद प्रकाश शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। इसके साथ हमारे साथ आनंद जैन कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और इसी के साथ खिलावन चंद्राकर वरिष्ठ पत्रकार कुछ ही समय में हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी टिप्पणी लेंगे। और सबसे पहले वेद प्रकाश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से अभी राजनीति में ग्लैमर की एंट्री हम देख रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी यही बोलती है कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा और लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को मौका भी दिया गया, लेकिन प्राथमिकता ग्लैमर को क्यों सर? यहाँ पर मतलब समाज सेवी भी नया चेहरा हो सकते थे, कोई और नया चेहरा भी हो सकते थे। ग्लैमर की एंट्री जिस तरह से हम एक के बाद एक देख रहे हैं, चाहे वो कंगना रनावत हो या अरुण गोविल। जी, ये कोई भारतीय जनता पार्टी या हमारे द्वारा पहली बार नहीं किया जा रहा है। इसके पूर्व में सभी पार्टियों में लगभग इस तरीके के लोगों को चुनावी मैदान में उतारा गया है और लोग चुनाव जीत करके आए हैं, क्योंकि एक समाज का वो चेहरा है और उन्होंने समाज के लिए काम किया। जैसे अरुण गोविल जी हैं, तो उन्होंने एक किरदार निभाया जिससे समाज में एक अच्छा संदेश गया। तो इन सभी माध्यमों से, जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी बहुत पहले कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, गोविंदा जी रह चुके हैं, जया बच्चन जी अभी भी राज्यसभा से अभी भी जस्ट चुनी गई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहली बार किया जा रहा है, ये हमारे यहाँ पहले से भी होता रहा है। और हमने भी उनको मौका दिया है कि आप भी आइए और हमारे साथ समाज सेवा में शामिल होइए और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करिए। ठीक है वेद प्रकाश जी, लेकिन जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ नए चेहरों को लेकर, क्योंकि नए चेहरों पर हमेशा से हम ये देखते आए हैं कि अभी हम जो बीजेपी की सूचियां देख रहे हैं, इसमें जो पुराने नेता थे उनको दरकिनार करते हुए नए चेहरों को मौका तो दिया गया, लेकिन इसमें वो तमाम लोग शामिल हैं। जिस तरह से कंगना रनावत की बात करें तो वो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन भी कही जाती है, तब चर्चाओं में रहती है। अरुण गोविल जिन्होंने राम का किरदार निभाया था और जिस तरह से आप बता रहे हैं अलग ही छवि उन्होंने बनाई है। नए चेहरों में कोई और लोग क्यों नहीं सर? मतलब ग्लैमर को आप यहाँ पर एंट्री दे रहे हैं, समाज सेवी भी वो हो सकता था, या जिस तरह से हम बात करें पहले जो राजनीति में होता था फ्रीडम फाइटर्स या कुछ इस तरीके के लोगों को जिन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया है उनको टिकट दिया जाता था। अब इस बार कंगना रनावत अरुण गोविल की एंट्री। देखिए, ऐसा है रिस्का जी, ये पार्टी की रणनीति होती है कि कहां पर हम किसको चुनाव मैदान में उतारेंगे और क्या उनकी वहां पर कैसी उपयोगिता रहेगी और वो वहां पर कैसा। चूंकि कंगना जी वहां की मूल निवासी हैं और उनका लगातार योगदान भी है संगठन में, वो लगातार संपर्क में भी है, काम भी कर रही हैं और एक उनका किरदार भी रहा है, उनकी एक छवि है, उनकी पहचान है। अरुण गोविल जी की एक पहचान है। तो इस नाते संगठन ने ये निर्णय लिया कि इन लोगों को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा और उनको टिकट दिया गया, मौका दिया गया। और बाकी जो हमारे जो बुजुर्ग नेता लोग हैं, जैसे मान लीजिए जिनका एक वो तय किया गया कि भाई अब हम नए लोगों को भी मौका देंगे, तो हमने बहुत सारे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बहुत से हमारे जो नए नेता हैं, उनको हमने मौका दिया है, जो युवा हैं
और वो आगे आकर के समाज में काम करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है उनको, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है वेद प्रकाश जी। आनंद जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आनंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी ने तो नए चेहरे मैदान में उतार दिया, वो चाहे ग्लैमर हो चाहे किसी और क्षेत्र से हो। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं सर यहाँ पर, तो नए चेहरों को कितना मौका यहाँ पर दिया गया है, जो कांग्रेस भी पहले से कहती आई है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा, लेकिन अब जो लोकसभा चुनाव में लिस्ट जारी हो रही है, हम देख रहे हैं कि 5 विधायकों को लोकसभा चुनाव में यहाँ पर मैदान में उतारा गया, जो वर्तमान में विधायक है। कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिन्होंने सांसदों को उतारा था, अब वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कर रही है। नहीं, देखिए, वो उनकी भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है या हमारी स्ट्रेटेजी है कि जो विधायक थे या जो विधायक टिकट मांग रहे थे और जो नए चेहरे थे या एनर्जेटिक चेहरे थे, उनको टिकट दे रही है पार्टी अपनी। उनके लिए भी कम से कम 10 से 12 लोगों ने नए लोगों को टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे और कर रहे हैं। इंदौर हो या आपका क्षेत्र धार हो, कई जगह नए लोगों को मौका दिया है। तो पार्टी का निर्णय होता है, सर्वमान्य होता है, नए लोगों को आगे लाने की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी में चालू है और उस तरह से काम कर रहे हैं, नए लोगों को टिकट दिया। ठीक है आनंद जी, लेकिन नए चेहरों को लेकर हम बात कर रहे हैं। नए चेहरों पर आप भी बता रहे हैं कि पार्टी मौका देगी, लेकिन पार्टी मौका कब देगी? यहाँ पर नए चेहरे कम, पुराने जो लोग थे जिन पर भरोसा जता रही है पार्टी, पुराने चेहरे जो है वो यहाँ पर ज्यादा दिख रहे हैं। नहीं, देखिए, ये एक रणनीति होती है, कहाँ पे पुराने लोगों को टिकट दिया जाए, कहाँ पे नए लोग आए। एक रणनीति के तहत हमारी एक प्रक्रिया है, उसमें हम काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि नए कोई देना है या पुराने को देना है। जो व्यक्ति जीत सकता है, जिसका सर्वे पे नाम आता है, सर्वे के आधार पे उसकी सब तहकीकात होती है पीसीसी की तरफ से, पटवारी की तरफ से, और वो नाम फिर एआई तो वो एक रूटीन प्रक्रिया है, उसके तहत ही टिकट दिया जाता है, क्या पुराने हो या नए। ठीक है आनंद जी, हमारे साथ खिलावत चंद्राकर जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस तरह से राजनीति में हम अभी ग्लैमर की एंट्री देख रहे हैं, ये किस तरफ रुख कर रहा है? हम देख रहे हैं कंगना रनौत से लेकर हेमा मालिनी तक सभी की अब राजनीति में एंट्री हो चुकी है। प्राथमिकता ग्लैमर को दी जा रही है यहाँ पर। देखिए, निश्चित रूप से यह बात लंबे समय से चल रहा है कि भारतीय राजनीति में फिल्मों से आए हुए, टेलीविजन से आए हुए लोगों को लगातार प्राथमिकता मिल रही है और कई लोग उसमें सफल भी हुए हैं। बिल्कुल। स्मृति ईरानी हमारे पास बहुत बड़ा उदाहरण है, जो टेलीविजन चैनल में आकर के जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया, उसके बाद राजनीति में आज परफॉर्मेंस कर रही है। 2 बार से केंद्रीय मंत्री है, भाजपा का प्रमुख चेहरा है। तो मुझे लगता है कि इसी को एक उदाहरण के रूप में मानना जाना चाहिए। हेमा मालिनी हो, चाहे वो मथुरा से लगातार लड़ रही है, तीसरी बार लड़ रही है चुनाव। जया भादुड़ी को लगातार लोकसभा में भेजा जाता, राज्यसभा में भेजा जा रहा है। जया बच्चन को जया भादुड़ी एक ही बात है अब तो उनको भेजा जा रहा है लगातार। जया प्रदा को भेजा जाता था। शत्रुघ्न सिन्हा पुराने खिलाड़ी हैं, तो उनको भी, धर्मेंद्र को भी भेजा गया था। तो मुझे लगता है कि लगातार लंबे समय से भारतीय राजनीति में फिल्म जगत से, चाहे खेल जगत से, चाहे टेलीविजन से, चाहे कलाकारों को, गीतकारों को, संगीतकारों को लगातार प्राथमिकता मिल रही है। और क्योंकि जब कोई पार्टी उस पर विश्वास जताती है तो वो परफॉर्मेंस बेहतर रखते हैं। संभवतः यही कारण है कि उनको लगातार चुनाव लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी वर्तमान में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें रवि किशन है, मनोज तिवारी है, शत्रुघ्न सिन्हा है, हेमा मालिनी है। ऐसे लोग लगातार, मुझे लगता है कर्नल रनावत है। तो मुझे लगता है इससे पार्टी को लगता है कि ये चेहरे जो है लोगों में परिचित है, जनमानस में परिचित है और उसे पार्टी को लाभ मिल सकता है, तो निश्चित रूप से वो उनको आगे बढ़ाते हैं और टिकट देके पार्टी से चुनाव लड़ाते हैं। जी, कहीं ना कहीं इससे राजनीति का रुख जो है वो वर्तमान समय में बदला हुआ तो है। वेद प्रकाश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब जिस तरह से अरुण गोविल का नाम ले रहे थे कि वो चेहरा रहे हैं और लोगों के मन में और लोगों के दिल में उन्होंने एक अलग छवि बनाई है, लेकिन अरुण गोविल को जिस तरह से आप मेरिट से चुनाव यहाँ पर लड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं राम लहर यहाँ पर भी है
और फिर एक बार राम के मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जो विपक्ष का आरोप है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो लगातार एक मुद्दा बना दिया गया है, अन्य मुद्दे जो हैं उनको दरकिनार करके एक उसी मुद्दे पर चुनाव यहाँ पर लड़ा जा रहा है। देखिए इसका जी, हम तो राम की शरण में हैं ही, लेकिन बाकी मुद्दों का क्या नहीं, जब विपक्ष भगवान का विरोध करता है हमारे साथ साथ में, तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम तो भगवान के सहारे, भगवान राम के सहारे उनको अपना आराध्य मानते हैं, और अगर उनके शरण में जाकर के हम चुनाव की बात करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? अगर विपक्ष को कोई आपत्ति है तो विपक्ष अपने मुद्दे लेकर के आए, उसमें क्या दिक्कत है? हम उससे कहां इनकार कर रहे हैं। लेकिन जो मुद्दे हैं, देखिए विकास के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर लगातार पूरा काम हो रहा है, और हम आगे इस पर काम करते रहेंगे, ये भी हमारे मैनिफेस्टो में है। आने वाला जो हमारा घोषणा पत्र उसको आप देख लीजिएगा। जो मुद्दे हमारे पास शेष बचे हैं, उन मुद्दों पर लगातार काम कर रहे हैं। तो और भगवान राम की बात जहां तक रही, अरुण गोविल की बात जहां तक रही, उससे हम पीछे नहीं हटते हैं। वो तो हमारा प्रमुखता के आधार पर हम भगवान की शरण में है, राम की शरण में है, और विपक्ष जो है उनका विरोध करने का काम कर रहा है, राम विरोधी है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? चलिए ठीक है वेद प्रकाश जी, आनंद जी से इसका जवाब ले लेते हैं। आनंद जी, विपक्ष जो है वो राम विरोधी है? नहीं, राम विरोधी तो बातें सब एक्चुअली इनके पास चेहरे नहीं है। ये हमेशा धार्मिक आधार पे गेमर के आधार है कि अगर बात की ओरिजिनल थीम कहाँ गई, ये बोलते हैं कि हम अपने 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आपको प्रत्याशी उतारने थे, अभी तक कार्यकर्ता थे, ये पहले तो ये पता है। दूसरी बात, भगवान राम के नाम पर चुनाव की बात नहीं है, बाकी जनता के मुद्दों का क्या है, महंगाई का क्या है, बेरोजगारी का क्या है, के लिए कोई प्रत्याशी नहीं है, आपके पास लड़ने के लिए कोई का क्या है, सबके लिए क्या जवाब है बीजेपी के पास? आज आपको कंगना रनावत जैसी, आप सुनिए पूरी बात, मैडम इनको बोलिए, हमने नहीं बोला। ठीक है वेद प्रकाश जी, सुन लीजिए पहले, नहीं तो ऐसे कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। आनंद जी बोलिए। इनको कंगना रनावत जैसी एक्ट्रेस को क्यों टिकट देना पड़ा, जो अर्धनग्न अवस्था में जिनके फोटो, जिनके चित्र, जिनकी नग्नता पे प्रश्न चिन्ह लगता है? ये भारतीय जनता पार्टी जी, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आप यहाँ पर ना करें। वो एक महिला है और पार्टी ने यदि भरोसा जताया है तो अभी आगे देखना होगा। आप मुद्दों को लेकर, आप मुद्दों को लेकर बात कीजिए। उनके फोटोज देखिए, हम ये बात उनके फोटोज मत देखिए, वो एक अभिनेत्री है फिल्म जगत में जो वो करती थी। आनंद जी सुन लीजिए, आनंद जी पहले सुन लीजिए। वो फिल्म जगत में जो करती थी वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है, मुद्दा यहाँ पर कुछ और है। मुद्दे को लेकर आप बात कर रहे थे, उसी मुद्दे पर आप रहिए। नहीं, मुद्दे की बात है। भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत पड़ी? क्या उनके कार्यकर्ता नहीं है? कंगना रनावत कितने साल पुरानी कार्यकर्ता है, उन्होंने पार्टी के लिए क्या काम किया, पहले ये बताया। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है, इसलिए ये लोग ढूंढ ढूंढ के चेहरे ला रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी? कंगना रनावत को कितने साल पुरानी कार्यकर्ता है, बताएं जरा आप। उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, वो बताएं। ठीक है आनंद जी, यहाँ पर सुनिए। आनंद जी, यहाँ पर आप वो बोल रहे थे कि विपक्ष जो है वो राम विरोधी, आपको इस पर जवाब देना था, आप कहीं और ही ले गए। कांग्रेस का जो हम, सुनिए आनंद जी, सुनिए आनंद जी पहले सुनिए। महिलाओं का सम्मान, जिस तरह से हम महिलाओं के सम्मान के ऊपर लगातार बात कर रहे हैं, अभी 3 दिन से यही मुद्दा चल रहा है। जिस तरह से नारी का अपमान, आप ही की कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड ने अभद्र टिप्पणी की कंगना रनावत के ऊपर, महिलाओं को लेकर यहाँ पर आप कुछ मत बोलिए। जो मुद्दा है सिर्फ उस पर बात कीजिए, और जो आपने सवाल किया वेद प्रकाश जी से उसका जवाब मैं ले लेती हूँ। ठीक है आनंद जी, वेद प्रकाश जी जवाब दीजिए। चेहरे नहीं बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। देखिए ऐसा है, पहली चीज तो कांग्रेस, आनंद जी आप सुन लीजिए। पहली चीज तो आनंद जी ने जो शब्दावली प्रयोग की है, इसका मैं सख्त विरोध करता हूं, क्योंकि इनके जो नेता हैं वो कह चुके हैं हम सख्त विरोधी हैं, ये महिला विरोधी हैं। महिलाओं का अपमान करना, आज 3 दिन से लगातार इनके प्रवक्ता द्वारा उनका अपमान किया जा रहा है, और आज इनके द्वारा भी वही विरोध है। ये लगातार महिलाओं का अपमान करते हैं, लगातार ये देवी देवताओं का अपमान करते हैं, लगातार ये राम का अपमान करते हैं। हम किसको चुनाव लड़ाएंगे, किसको नहीं लड़ाएंगे, ये विषय कांग्रेस का नहीं है, इसका निर्णय हम लेंगे। ये कांग्रेस फैसला नहीं करेगी कि किसे हम कहां से चुनाव लड़ाएंगे, इसका लेना देना कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस ये बताए कि उसके जो लिस्ट में लोग हैं,
उनके पास आज कैंडिडेट नहीं है, वो लिस्ट नहीं घोषित कर पा रहे हैं, अपने पुराने विधायकों को चुनाव लड़ा रहे हैं। वो क्या बात करेंगे इस बात के ऊपर? पहले आप सुनिए, पहली चीज आप सुनिए कि आपने जिस तरीके की टिप्पणी कंगना जी के बारे में की है, ये बहुत अभद्र बात है, इसका मैं सख्ती के साथ विरोध करता हूँ। ठीक है वेद प्रकाश जी, लेकिन एक सवाल और यहाँ पर मैंने आपसे भी पूछा था, जिस तरह से आनंद जी ने भी पूछा था, मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे थे। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ये राम लहर के अलावा या फिर भगवान के ऊपर कोई राजनीति करने के अलावा मुद्दा नहीं बचा है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, इन सब मुद्दों पर क्यों बात नहीं हो रही है? सिर्फ राम लहर के पीछे क्या ये चुनाव होगा? भ्रष्टाचार समाप्त करना इसका जी हमारी पहली प्राथमिकता है और लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं और आपके संज्ञान में भी है। मैं इस समय उस बिंदु को उठाना नहीं चाहता हूं जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले पे कार्रवाई चल रही है। दूसरी चीज बेरोजगारी की जहां तक बात है, वहां पे बेरोजगारी पे लगातार काम हो रहा है। लगातार हमने युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। किसानों के जो मुद्दे थे उनको हल करने का काम किया है पूरे देश में और लगातार देश की विकास की ओर बढ़ रहा है और उस पर हम काम करते रहेंगे। हमारे जो मुद्दे हैं बिल्कुल स्पष्ट हैं, लेकिन जो राम का मुद्दा है, हमारा राम मंदिर का मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं है। हम राम मंदिर बनाने का जो मार्ग प्रशस्त किए हैं वो कोई बैकडोर से नहीं किया है। हमने बाकायदा मैनिफेस्टो में कहा था, धारा 370 हमने खत्म की है तो उसके लिए हमने कहा था कि हम खत्म करेंगे। हमने ऐसा नहीं कि कोई बैकडोर से काम किया हो, हमने बाकायदा कह करके किया है उस बात लिए। तो इसलिए राम के शरण में रहना हमारी पहली प्राथमिकता है। बाकी मुद्दों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी नहीं, अभी भोले बाबा का भी मामला आने वाला है, कृष्ण जन्मभूमि का भी मामला आने वाला है। तो ये कहां तक विपक्ष के लोग रोएंगे कि ये भगवान की शरण में चले जाते हैं? राम का मुद्दा समाप्त नहीं होगा, भोले बाबा का मुद्दा आ गया है, उसके बाद कृष्ण जी का मुद्दा आ गया है। तो ये क्या क्या कहां तक इस बात पे रोना रोएंगे? ये तो हमारा चलता रहेगा। लेकिन जो और मुद्दे देश के सामने हैं, उन मुद्दों पर विकास का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, इन सब के ऊपर हम काम करने के लिए प्रतिबद्ध। ठीक है, जल्दी से आनंद जी इस पर एक छोटी सी टिप्पणी दे दीजिए, उसके बाद चंद्राकर जी के पास में जाऊंगी। क्या कांग्रेस के पास अभी चेहरे नहीं बचे हैं, इसीलिए सूची जाहिर नहीं की जा रही है? नहीं मैडम, हमारे पास पूरे 543 सीटों पर लड़ने वाले चेहरे हैं। हम एक प्रोसीजर के तहत एक करके लिस्ट जारी कर रहे हैं। ये सिर्फ भ्रमात्मक स्थिति बीजेपी फैला रही है। इनके पास चेहरे नहीं है, इसलिए इनको कंगना रनावत को टिकट देना पड़ा। ये राम की शरण की बात करते हैं, महालोक में भ्रष्टाचार जो हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ और उसके लिए ये जवाबदार है। ये राम भक्त और भगवान भक्त कहाँ से हुए? किसानों की एमएसपी आज तक इन्होंने तय नहीं की, तो ये मुद्दे से भटके कि नहीं भटके? तो ये तो नैतिकता और भगवान के राम का दुरुपयोग कर रहे हैं, महिलाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं राजनीति के अंदर, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं बात करने को। मुद्दों पे बात करते नहीं है, काम कर नहीं रहे हैं और उसके बाद ये इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हुआ? महाकाल लोक का तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, उसकी जांच कहाँ हुई? कहाँ दोषियों को सजा हुई? ये क्या राम भक्ति की और भगवान भक्ति की बात करते हैं? ये तो दुरुपयोग कर रहे हैं भगवान राम का और भगवान शिव का। ठीक है आनंद जी, चंद्राकर जी आपके पास में आऊंगी। अब इसको किस तरह से आप देखें सर, क्या भारतीय जनता पार्टी पूरा ये चुनाव राम लहर के बीच ही लड़ेगी? दूसरा, अभी जो महिलाओं के सम्मान को लेकर सर मुद्दा उठ रहा है, इसको आप किस तरह से देखेंगे? राजनीति में नारी का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है, अभी आप आनंद जी को भी सुन रहे थे, वेद प्रकाश जी को भी सुन रहे थे। हालांकि कोई भी पार्टी इसमें पीछे नहीं है, जहाँ एक तरफ कंगना रनावत का अपमान किया गया तो वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी अपमान हुआ है। जैसे ऋतिका जी, ये पूरा चुनाव जो है वो मुझे लगता है कि राम मंदिर मुद्दे के साथ ही साथ, राम लहर के साथ ही साथ, मुझे लगता है राष्ट्रवाद को लेकर के, महिला सम्मान को लेकर के, और साथ ही मुझे लग रहा है कि जो परिवार को लेकर के टिप्पणी की गई थी मोदी के, तो उसको जो है मोदी परिवार कह करके पूरा देश में जो प्रचारित किया जा रहा है, मुझे लगता है 4 मुद्दों पर पूरा का पूरा चुनाव केंद्रित रहेगा। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, ये सब मुद्दे मुझे लगते हैं फिर से इस बार गायब होने वाले हैं। पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, ये सब चुनाव से गायब होने वाले हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। जहां तक इसी का मुझे लगता है कि जिस तरह से अरुण गोविल को लाया गया, तो मुझे इस बात पर पूरा केंद्रित हूं मैं, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित है मेरा कि आने वाले दिनों में पूरे देश में
राम लहर को लेके एक बार फिर अरुण गोविल के नाम का उपयोग किया जाएगा। राष्ट्रवाद का सवाल है, जहां तक राष्ट्रवाद पर भाजपा लगातार कायम रही है और मुझे लगता है कि कर्ना रनावत का जो जो रोल है, जो कुछ फिल्में उन्होंने जो है एक साहसी महिला और ऐतिहासिक महिला के रूप में काम करी है देशभक्ति को लेकर के, तो मुझे लगता है उसकी छवि को भी बनाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल देखिए चंद्राकर जी, ठीक है। इसका मुझे लगता है कि जो भाजपा या कांग्रेस या भाजपा ज्यादा से ज्यादा या दूसरे दल और जो फिल्मी एक्टरों का उपयोग कर रहे हैं, वो मूलतः दक्षिण से प्रेरित होकर कर रहे हैं। चाहे आंध्र प्रदेश में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे यहाँ लंबे समय से फिल्मी दुनिया से संबंधित लोगों का के हाथ में राजनीति रही है, चाहे एनटी रामाराव हो, चाहे जया जी हो। मुझे लगता है कि लंबे समय से वहाँ जिस तरह से अभी इन दिनों जो है वो रजनीकांत भी आ गए हैं और लंबे समय से जिस तरह से इन दोनों राज्यों में राजनीतिक दलों के हाथों में जो है फिल्मी दुनिया से राजनीतिक दलों के हाथों में सत्ता रही है, तो इससे प्रेरित होकर मुझे लगता है कि भाजपा लगातार अन्य प्रांतों में प्रयोग कर रही। जी ठीक है चंद्राकर जी, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो आम चुनाव होने वाले हैं, इसमें जो अन्य मुद्दे हैं जो आप समस्याओं को लेकर बता रहे थे, वो कहीं ना कहीं गायब होने वाले हैं। वेद प्रकाश जी, इस पर मैं आपसे एक जवाब लेना चाहूंगी, जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए। क्या अन्य मुद्दों को यहाँ पर छुपाया जा रहा है राम लहर के बीच ये चुनाव कराकर? राम लहर को जिस तरह से, क्योंकि हम देख रहे हैं तारीखें जो है, तारीखों को लेकर भी अगर चंद्राकर जी हम बात करें तो रामनवमी के 48 घंटे बाद पहले चरण की वोटिंग है, 7 चरणों में जो चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं राम लहर तो है। अब वेद प्रकाश जी, ये संयोग है या प्रयोग, बताएं जरा। देखिए, ये संयोग प्रयोग नहीं है। हम भगवान का न कहीं प्रयोग करते हैं और न कहीं संयोग रहता है। हम उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ने का काम करते हैं। एक हमारे जो साथी भी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस, वो किसानों को लेकर के जो इन्होंने बात कही, 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद में इनकी सरकार थी। इन्होंने, कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया, क्यों नहीं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की? 2014 में हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए अपने मैनिफेस्टो में जारी किया कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, जिसके बहुत से अंश हम लागू कर चुके हैं। बिल्कुल। अभी जो बात एमएसपी की रही है, उस पर लगातार काम चल रहा है, बैठकें चल रही हैं। हमें अवसर और आशीर्वाद अगर जनता का मिला और हम सत्ता में आए तो निश्चित रूप से उस मुद्दे को भी हम हल करेंगे। ठीक है वेद प्रकाश जी, लेकिन एक विपक्ष का बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर ये भी लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिस तरह से विपक्ष को रास्ते से हटाया जा रहा है। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मामला जो अभी चल रहा है कोर्ट में, केजरीवाल जो है सलाखों के पीछे, उनका आप कहना चाह रहे थे। हालांकि वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, नहीं, विपक्ष ये मुद्दा लेकर के आए कि कहां पर भ्रष्टाचार हुआ है और उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तो ये केजरीवाल जी के साथ में है। अब अगर जब उनको भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है, उनको 9 सम्मन ईडी द्वारा जारी किए गए थे, भाई क्यों नहीं गए वो अपनी बात बताने के लिए? ठीक है वेद प्रकाश जी, आनंद जी से इसका जवाब ले लेते हैं। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कांग्रेस तो भ्रष्टाचारियों के साथ है। ठीक है वेद प्रकाश जी, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण अजीत पवार जी हैं। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का क्या कहना है, ये जवाब दें। अगर ये भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं तो जिससे भ्रष्टाचारी थे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के लोगों को जो भ्रष्टाचार के आरोपी थे दूसरी पार्टियों को, उनको बीजेपी में क्यों लिया, इसका जवाब दें। या तो आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, या आपकी पार्टी खत्म हो रही है, या आपने किस तरह से नीतीश कुमार जी को आपने अपनी पार्टी में लिया। जब आपकी पार्टी 400 पार कर रही है तो ये नाटक क्यों कर रहे हैं आप, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं आप में एक अंदर से डर है। इसके लिए आप किसी भी हद तक राजनीति में आप किसी हद तक जा रहे हैं, चाहे केजरीवाल जी के संबंध हो, चाहे भ्रष्टाचारियों को आपके वहां पे देख के भ्रष्टाचार की मशीन में आप क्लीन चिट दे रहे हैं। आपके पाप धोने के लिए भारतीय जनता पार्टी बनी है कि भ्रष्टाचार करो और भारतीय जनता पार्टी में आकर अपने पाप धो लो। ठीक है आनंद जी, इसी पर एक टिप्पणी चंद्राकर जी से ले लेते हैं। चंद्राकर जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या लोकतंत्र की हत्या वाकई में यहाँ पर की जा रही है? और जिस तरह से अभी आनंद जी बता रहे हैं, बीजेपी में जो नेता आ जाते हैं वो एकदम पाक साफ हो जाते हैं। देखिए, कांग्रेस का बार बार आरोप है और दूसरे दलों का भी बार बार, विपक्षी दलों का बार बार यही आरोप लगता है कि कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार किया हो, आदमी भाजपा में जाता है तो वॉशिंग मशीन में धुल के आ जाता है। बिल्कुल।
मैं कई हेमंत विश्वास शर्मा, अजित पवार जैसे, छगन भुजबल, अशोक चौहान जैसे कई नाम लिए जा सकते हैं, जिन पर जो है आरोप लगे हैं और जांच भी चल रही है अभी, लेकिन बिना जांच कंप्लीट किए आरोपित है ये, और आरोपित होने के बावजूद उनको मुख्य धारा में, राजनीति की मुख्य धारा में भाजपा द्वारा लाई गई है। एक बात। दूसरी बात ये है, मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से सीबीआई, चाहे ईडी, चाहे इनकम टैक्स का उपयोग के बार बार दुरुपयोग के आरोप लगते हैं सरकारों पर, चाहे जब मैं कांग्रेस की सरकार थी तब भी बोल रहा हूँ कि उस समय भी कांग्रेस के ऊपर दुरुपयोग का आरोप लगता था। आज भाजपा की सरकार है, भाजपा के ऊपर भी आरोप लग रहा है और कुछ ज्यादा आरोप लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता पर, उनकी स्वायत्तता पर सरकारों को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और एक देश में एक ऐसा वर्ग है जो पूरी तरह से मान रहे हैं कि ये तीनों एजेंसियां निश्चित रूप से सरकार के चुनावी तंत्र का एक हिस्सा बनती जा रही है। तो मुझे लगता है इस पर अंकुश लगना चाहिए ताकि स्वतंत्रता पूर्वक लोकसभा के चुनाव हो सके। जी बिल्कुल चंद्राकर जी, और जिस तरह से आपने बताया कि इस पर अंकुश जरूर लगना चाहिए ताकि स्वतंत्रता से चुनाव हो सके। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में तमाम सितारों की जो एंट्री हो गई है, इस पर अब देखना होगा कि क्या ये सितारे पार्टी के भरोसे पर उतर पाएंगे, खरा उतर पाएंगे। वही हम दूसरी ओर देख रहे हैं जहां कांग्रेस जो है वो वरिष्ठ नेताओं पर, यानी जो इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से जो वर्तमान विधायक है उनको चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि क्या ये सितारे चुनावी मैदान में खरा उतर पाते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें तेज न्यूज के साथ। नमस्कार।